हे हाय लर्नर्स, एजुकेटर गिरीश दिस साइड। स्वागत करता हूं आपको अपने ही चैनल पे जिसका नाम है सी ए गिरीश अग्रवाल, जहाँ पे मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी सीरीज ऑफ द चैप्टर्स, जहाँ पे मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर है स्टाफिंग। तो गाइस ये पूरा प्लेज रहने वाला है, जहाँ पे चैप्टर्स रहेंगे। मोस्टली मैं रिकॉर्डेड इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ रादर देन लाइव, बिकॉज आप फटाफट इसको अपने 1.5x से जो फास्ट देखना हो फास्ट देख सकता है, स्लो देखना आराम से देखना है, जैसे भी देखना आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे जैसे एक सेशंस होंगे, तो जिसमें आप आराम से हम आधा चैप्टर कवर करेंगे रोज। तो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो गाइस सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले हमें पता है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग, और उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। गाइस हमने चीज़ें प्लान कर ली, अब एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई उस स्ट्रक्चर में हम लोगों को लेकर आए। तो दिस इज टर्म्ड एज स्टाफिंग। इन सिंपलेस्ट टर्म्स स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब। मतलब यहाँ पे हम लोगों को नौकरी पे रख रहे हैं, हम अपने लोगों को काम दिलवा रहे हैं। तो स्टाफिंग का कुछ एक प्रोसेस होता है, दैट इज एस्टिमेटिंग, रिक्रूटिंग, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इन अदर वर्ड स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट which is concerned with obtaining, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स। कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है, हम ढंग से एम्प्लॉयज़ को लेकर आए, उनको अच्छे से यूटिलाइज करें और उनको अच्छे से ट्रेन करें, और वो उनसे वही काम करवाए जिससे वो काम करने में अच्छा लगता है। क्योंकि अगर वो वही काम करेंगे, उनको अच्छे से पगार मिल रहा है, अच्छे से कंपनसेशन मिल रहा है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आराम से लंबे तक रुकेंगे। हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्ट्री रखनी है। टुडे स्टाफिंग में इन्वॉल्व्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड्स डेली वेजेस। कि भाई इसमें सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं आते जो डेली वेजेस पे काम करते, वो भी आते, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। स्टाफिंग रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल। देखो गाइस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय इक्वलेंट इम्पॉर्टेंट है। हमें हर एक एम्प्लॉय को एकदम अच्छे से कदर देनी है, हर एक एम्प्लॉय को बहुत ही वैल्यू देनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ एवरी सिंगल पर्सन एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एज एन इंडिविजुअल वर्कर हु इज द अल्टीमेट परफॉर्मर। क्योंकि यही जो वर्कर होते हैं गाइस, वो ही एक्चुअली में परफॉर्म करेंगे, वो ही एक्चुअली में काम करेंगे। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम वर्कर से अच्छे से काम करवा रहे हैं। Staffing has been described as the managerial function of filling and keeping filled the position in the structure। जैसे मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर बनाया, कि भाई एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक होगा सपोज प्रोडक्शन, एक होगा मेरा सेल्स, एक होगा मार्केटिंग। अब इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेरे को 20 लोग चाहिए, सेल्स में 10 लोग चाहिए, मार्केटिंग में 5 लोग चाहिए। तो अगर अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 10 ही लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग हैं, यहाँ पे 2 ही लोग हैं, तो जो लोग कम पड़ गए, ये 10 लोग प्रोडक्शन में, 5 लोग सेल्स में, 3 लोग मार्केटिंग में, ये जो लोग कम पड़ गए, लोगों को भरना, ये मेरे स्ट्रक्चर को पूरा करना, कंप्लीट करना, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फैमिली जो अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने का काम कौन करता है? दैट इज बीइंग डन बाय स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम एक्चुअली लोगों को लेकर आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या? इन द न्यू एंटरप्राइज द स्टाफिंग फंक्शन फॉलोज द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन after deciding what is to be done, how it is to be done, and after creation structure, the management is in the position to know the human resource requirement। एक बार हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब गाइस देखो, 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक होती है एग्जिस्टिंग, एक होती है न्यू। एग्जिस्टिंग में क्या है? हमने अपने लोगों को भर दिया है, तू प्रोडक्शन देख लेना, तू सेल्स देख लेना, तू मार्केटिंग देख लेना। अब जो लोग कम पड़ गए उसको स्टाफिंग में लेकर आएंगे। बट एक नई सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने प्लान किया, हमने स्ट्रक्चर बनाया, भाई अब तो कोई भी नहीं है ना, अभी तो सिर्फ टेबल कुर्सी है, अभी तो सिर्फ ऑफिस है, सारे लोगों को भरना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो दैट विल बी स्टाफिंग। तो गाइस, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, पुरानी हो, हर जगह स्टाफिंग लगता है। डोंट वरी, जो प्रोसेस के वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी गाइस, अगर आप ये सीरीज अच्छे से फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी गाइस, आप आराम से कर सकते हो। और अगर आज के डेट में कोई वीडियो देख रहा है, सपोज 25 अप्रैल को, तो अनअकैडमी में बहुत ही बम्पर ऑफर चल रहा है, 240-250 रुपये में टर्म 1 का पूरा कंटेंट, टर्म 2 का पूरा कंटेंट, पूरा 12th हो जाएगा ट्रायल के हिसाब से, या जिसको नए बच्चों के हिसाब से, जिसको भी आना है आ जाओ।
जल्द से जल्द लेना, वहाँ आना तो आ सकते हो, कोड यूज़ कर लेना गिरीश 10, आपकी इच्छा है, या तो यहाँ भी पढ़ के कर सकते हो, बट अगर और डिटेल में करना तो वो आ जाएगा उस प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी पे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नीड टू फॉर परफॉर्म वर्क द स्टाफिंग फंक्शन के अब इंपॉर्टेंस है गाइस, ये हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए ना गाइस, सीधा इंपॉर्टेंस पे आए तो सीधा हम इंपॉर्टेंस पे आते हैं, आप ये स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब गाइस मैं बताया नहीं इसको स्किप नहीं करेंगे, आप पूछोगे क्यों, अब आप पूछोगे सर क्यों स्किप नहीं करोगे, तो आप बोल रहे थे स्किप करो, हम स्किप करते हैं, हमें नहीं करना है इसको, बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि गाइस एग्जाम में कई बार पता है ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, और स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना इस लाइन से आते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें ये एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ नीड फॉर पीपल टू परफॉर्म वर्क, द स्टाफिंग फंक्शन इज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंडिंग द राइट। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, विच फंक्शन फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ राइट पीपल एट राइट जॉब, ये तो सिंपल है, तो एंड राइट डाउन इट इंपॉर्टेंस, तो ऐसा आएगा, बेसिकली स्टाफिंग फिल्स दी, स्टाफिंग करता है उस जगह को पूरी। Human resources are the foundation of any business. The right people can help you take your business to the top. आप देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, The right people can help you take your business to the top. The wrong people can break your business. अब इसमें आप सोचोगे सर हमने काम अच्छे से नहीं किया हो तो डायरेक्टिंग लिख सकते हो, नहीं, यहाँ पे सही लोगों को लाने की बात कर रहे हैं। अगर हम अच्छे लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जा सकता है, और मैं अच्छे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर नहीं आया तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे भी जा सकता है। Hence, staffing is the most fundamental and critical drive. The staffing function has assumed greater importance these days because of rapid, जैसे जैसे भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, और ह्यूमन रिसोर्सेज को समझना आज के डेट में कैसे मतलब बच्चों को समझना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो वैसे ही गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज के डेट में पता है ये एम्प्लॉयज़ को समझना भी काफ़ी हद तक, ये एम्प्लॉयज़ को समझना भी काफ़ी हद तक डिफिकल्ट हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को समझना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। Therefore, staffing is a very important managerial function. No organization can be successful unless it can fill and can fill the various position with the right kind. एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल तभी होगी जब ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों की ज़रूरत है हम उन लोगों को ही लेकर आए और उनसे सही काम करवाएं। अब प्रॉपर स्टाफिंग के क्या फंक्शंस है हम आपको इंपॉर्टेंस कराएंगे। तो सबसे पहला है हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट, कि भाई स्टाफिंग का सबसे मतलब यही है, सॉरी, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि डिस्कवर करो भाई कौन आपके लिए सही काम कर सकते हैं, और एकदम सही से आपको कितने लोग चाहिए, और उस ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट, की कॉम्पिटेंट मतलब एकदम सही से सही इंसान को लेकर आना है जिससे हमें काम करवाना है। हमें कॉम्पिटेंट बढ़िया से बढ़िया, यार आप जिससे भी पढ़ना चाहते हो, आज हम अकेडमी पे कहीं भी जहाँ भी पढ़ना चाहते हो, यू नीड टू हैव अ कॉम्पिटेंट पर्सनल। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट्स क्या रहेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन हिट की होगी क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एम्प्लॉयज होंगे वो एम्प्लॉयज बड़े ही शानदार होंगे, वो एम्प्लॉयज बड़े ही टैलेंटेड होंगे, दैट्स द कॉम्पिटेंट पर्सनल मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस। अब गाइस अगर हम अच्छे लोगों को लेकर आते, कॉम्पिटेंट पर्सनल लिंक करते हैं, अगर अच्छे लोगों को लेकर आएंगे वो अच्छे से काम करेंगे तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ऑर्गेनाइजेशन बेटर काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी क्योंकि मैं सही इंसान से सही काम करवा रहा हूँ। इंश्योर्स द कंटिन्यूस सर्वाइवल। अब गाइस अगर सही इंसान से सही काम करवा रहा हूं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव करेगा, हम सक्सेशन प्लान्स भी कर पाएंगे, हम अच्छे मैनेजर्स लेकर आ पाएंगे। यू नो आज अगर मैं अच्छे लोगों को लेकर आ रहा हूं, जैसे बोलता है पौधे का अगर बीज अच्छा बोया जाता है तो आगे जाके वो पौधा बहुत बड़ा झाड़ बन सकता है, तो वैसे ही अगर आपने लोअर लेवल पे अच्छे एम्प्लॉयज को लेकर आए, ऑपरेशनल लेवल्स के अच्छे मैनेजर्स लेकर आए, तो आगे जाके कंपनी के टॉप लेवल्स पे हमें बहुत अच्छे एम्प्लॉयज मिल सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को गाइस बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं गाइस हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम। गाइस देखो हमारे स्टाफिंग का सबसे मेन एक मकसद यही है, ऑब्टेनिंग यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, अगर हम ज़्यादा इंसान लेकर आ जाएंगे तो भाई तो ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत है, और हम कम लेकर आ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन। बाय अवॉइडिंग, गाइस ये लाइन बहुत अच्छे से समझना, बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग मतलब ओवर स्टाफिंग, इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। भाई
मेरे कंपनी को ज़रूरत थी 100 लोगों की, अगर मैं 200 लेकर आ गया तो काम तो 100 ही करने वाले, 100 तो बैठ के लूडो ही खेलेंगे, और बाकी के जो 100 को और एक्स्ट्रा जो 100 को मैं पैसा दूंगा वो भी वेस्ट। तो भाई हम ना ही, अगर हम ज़्यादा लोगों को लेकर आ जाते हैं तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और लेबर भी यूटिलाइज नहीं होता, सही बात है। और उल्टा एट द सेम टाइम इट अवॉइड डिसरप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस। और अगर हमारे पास 100 लोगों की ज़रूरत थी, मुझे 100 लोगों की ज़रूरत थी और मैं 50 ही ले आया, तो काम ही नहीं होगा। अब हर इंसान के पास 2 ही हाथ है, 4 हाथ तो ला नहीं सकते, ठीक है। तो वह भाई अगर 50 लोग के 100 की जगह में 50 ही ले आए तो मेरा काम नहीं होगा, काम बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। लास्ट क्या है, इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन मोरल ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड, क्योंकि हमको रिवॉर्ड वगैरह अच्छा मिलता है। Staffing function must be performed effectively by all organizations. If right kind of employees are not available, it will lead to wastage of material. अगर right employees नहीं मिलते हैं तो it will lead to wastage of material, time, efforts and energy, results in lower productivity. Guys, अगर सीधी सी बात है, एक organization में अगर अच्छे employees नहीं मिलते हैं और अगर सही एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं तो समय बर्बाद होगा, रिसोर्सेज बर्बाद होगी, ताकत बर्बाद होगी, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कम होगी, वो क्वालिटी अच्छी नहीं बना पाएंगे और सब कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ बहुत मेहनत से काम करें, एम्प्लॉयज़ मन लगा के काम करें, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें, और उसके लिए हम सही एम्प्लॉयज़ लेकर आए। और ये सही एम्प्लॉयज़ लेकर आना ही किसका पार्ट है, ये सही एम्प्लॉयज़ लेकर आना ही हमारे लिए स्टाफिंग है। स्टाफिंग ही बोलता है कोई भी काम करने के लिए सही लोगों को लेकर आओ, उनसे सही काम करवाओ, और वो लोग जितना अच्छे से काम करेंगे उतना अच्छा हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उतना अच्छा हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट राइट काइंड ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल इन, देखो गाइस, इसलिए स्टाफिंग में बोला जाता है कि राइट सही लोग सही समय पे सही काम के लिए होने चाहिए और सही नंबर पे। अगर मुझे 100 लोगों की जरूरत है तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 ही लोग आज के आज होने चाहिए, और जो लोग जिस काम के लिए लिए हुए वो वही काम करना चाहिए। This should be given adequate training so that wastage is minimum. They may also induce to go higher productivity. और अगर इन्हीं एम्प्लॉयज़ को गाइस अगर मैं अब ढंग से ट्रेनिंग दे दूँ, ढंग से स्किल्स सिखा दूँ, तो और अच्छे से काम करें। जितना अच्छे से काम करेंगे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आउटपुट भी बढ़िया से बढ़िया आएगा। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारे स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के मैं सैम्पल पेपर्स में देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब बल्ले बल्ले वाली बात, ये टॉपिक कैंसिल है भैया, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक पूरा का पूरा कहाँ गया ये पूरा कैंसिल है। इवोल्यूशन ऑफ HRM पूरा कैंसिल है गाइस। अब हमें सीधा पढ़ना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। अब एज यू आर नॉट अवेयर कि बाय फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर, कि भाई अब हमें समझ आ गया स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों की कमी है, टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में गाइस जो भी लोगों की कमी है वो लोगों की कमी को पूरा करना, जो भी मेरे लोगों की कमी है वो लोगों की कमी को पूरा करना इज कॉल्ड स्टाफिंग। दस रिक्वायरमेंट में अराइज इन केस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपांडिंग, की भाई दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। आपके बिजनेस में कोई छोड़ के चले जाए, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 1 से 2 बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, हर जगह आपको लोग लगेंगे, ठीक है। अब हम सीधा आ जाते हैं, ये सब चीज़ें हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं देगी। अब हम सीधा आ जाते हैं व्हाट आर दी स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि ये सब इंट्रो है, आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लाइन टू लाइन आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा देता हूँ। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टाफिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। यू आर अवेयर दैट while designing the organizational structure, we undertake an analysis of the decisions and the decision maker levels, activities as well as relationship among them with a view to evolving the horizontal and vertical dimension of the structure। कि भाई जब हम एक organization बनाते हैं
तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद हम अलग अलग लेवल बनाते हैं, जैसे सीईओ, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, उसके नीचे 2 मैनेजर्स, मैनेजर्स के नीचे एम्प्लॉय। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो ड्राइंग की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर। अब जैसे ही ये एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, जैसे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनता है उससे मुझे ये पता चल जाता है कि भाई हर एक जगह कितने लोग चाहिए। अब मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट तो बना दिया, अब ये प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के 25 लोग कहाँ से लाओगे। अच्छा ये सेल्स का डिपार्टमेंट तो बना दिया, अब ये सेल्स के डिपार्टमेंट के लोग कहाँ से लाओगे, ये कौन ऐड होगा। तो ये चीज है। तो thus various job position are created. Clearly, performance of each job necessitates the appointment of person with a specific set. अब जैसे जैसे guys, अब जैसे जैसे मैं अपना एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जैसे कि प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, इनके नीचे 4-5 मैनेजर, इनके नीचे जैसे जैसे पता चल रहा है, मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इससे मुझे पता चल गया कि भाई साहब जो लोग मेरे प्रोडक्शन में काम करेंगे ना, they should be expertise, they should be qualified, they should have some set of skills which are good for production. जो सेल्स वाले होंगे वो सेल्स में होने चाहिए, जो मार्केटिंग वाले हो मार्केटिंग में होने चाहिए, जो परचेस वाले परचेस, हर एक के पास एक सेट ऑफ स्किल्स होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाते हैं। तो ये चीज हमारा एस्टिमेट, इससे हमें पता चलता है स्ट्रक्चर बनाने से। अब गाइस ट्विन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। हाँ, thus understanding the manpower requirement is not merely a matter of knowing how many person we need, but also of what type. हमें सिर्फ यही नहीं जानना कितने लोग चाहिए, कितने आदमी थे, तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि भैया एक जय था, एक वीरू था, एक जय लंबू सा था, वीरू एक थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप था। तो ये चीजें जानना जरूरी है, किस टाइप के लोग चाहिए। Given that we need to encourage women, persons from backward communities and person with special abilities, ये हमारी समाज की बहुत अच्छी चीज़ है कि आज के डेट में वुमेन्स को encourage किया जा रहा है, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को किया जा रहा है, स्पेशल कम्युनिटीज लोगों को प्रमोटिंग दैम, वी शुड प्रमोट दैम यार, कि देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड। तो इस ठीक है, ऑपरेशनली अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट वुड नेसेसिटेट वर्कलोड एनालिसिस, ऑन द अदर एंड द वर्क फोर्स एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एक है हमारा वर्कलोड, क्या सा, एक है वर्कलोड और एक है हमारा वर्क फोर्स। इस टॉपिक का सबसे अच्छा पार्ट यही है जो हमें पढ़ना है कि सर ये वर्कलोड और ये वर्क फोर्स एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वर्कलोड एनालिसिस वुड अनेबल असेसमेंट ऑफ द number and type of human resources necessary for the performance of various job and accomplishment, कि आपको कितने आदमी लगेंगे। वर्कलोड क्या बोलता है, ये काम करने के लिए मेरे बच्चे, ये जो काम है, ये काम करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कि ये काम जो हम कर रहे हैं, ये काम करने के लिए एक्चुअली ये आपको गोल अचीव करने के लिए, जॉब अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द वर्कलोड। आपके पास एक्चुअली माथे पे कितने लोगों का काम है, आपको कितने लोगों का काम कंप्लीट करना है। सो गाइस अब नेक्स्ट है वर्क फ्लो एनालिसिस। अब वर्क फ्लो एनालिसिस क्या होता है, would reveal the number and type available, कि एक्चुअली आपके पास अभी वर्कफोर्स क्या बोलता है, अभी आपके पास एक्चुअली कितने लोग अवेलेबल है। वर्कलोड बोलता है कि भाई आपके पास एक्चुअली कितने लोगों का काम है, और वर्कफोर्स बोलता है अभी कितने लोग हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम था, सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम था 100 लोगों का, 2 चीजें हो सकती है, 3 चीजें हो सकती है, या तो मेरे पास 100 लोग हो तो एकदम परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं है, आगे कहानी नहीं बढ़ाना, पर 2 चीजें हो सकती है, या तो 100 के जगह 80 है तो कहानी टेंशन है, हम लोग अंडर स्टाफ है, 20 लोग अंडर स्टाफ है ना, तो 20 लोगों को लेकर आओ,
या तो एक और चीज हो सकती है 120 है, तो अभी 20 लोगों को क्या करना है, कहीं और ट्रांसफर करे, हटाए, ये करे, तो दैट इज ओवर स्टाफ। तो ये फैसले लेना भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैन यू थिंक इन फैक्ट वुड फॉर्म द बेसिस स्टाफिंग एक्शन अ सिचुएशन समवेयर वुड नेसेसिटी एम्प्लॉयज रिमूवल। देखो, ओवर स्टाफ होगा तो क्या करते हैं, या तो हम एम्प्लॉयज को निकाल देंगे, या कहीं और ट्रांसफर कर। सिचुएशन भाई तो सिंपल है, सिचुएशन में तो स्टाफिंग अब अंडर स्टाफ होगा तो स्टाफिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। और बताइए गाइस, इससे एक और चीज पता चल जाती है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्रोडक्शन में जरूरत थी 100 लोगों की, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात है, मेरे पास 80 है, तो उससे मुझे ये पता चल गया कि अब जो 20 लोग मेरे पास नहीं है ना, जो 20 लोग ऑक्यूपेंट या जो मैं जॉब वाले लोग ढूंढ रहा हूँ, ये 20 लोग किस में माहिर होने चाहिए, उनका एक्सपीरियंस, उनका क्वालिफिकेशन, उनकी क्या चीज में, उनका अनुभव क्या चीज में होना चाहिए, दैट अनुभव शुड बी रिलेटेड टू, वो कहीं ना कहीं अनुभव, हेलो गाइस, आ रही गाइस, मैं डर गया था यार, मैं इतने टाइम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पता चला आवाज़ ही नहीं आ रही, चेकिंग करना जरूरी होता है, फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ ना इतना टाइम, इसलिए। हाँ, तो दैट इज अवर स्टाफिंग। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो अब ये हो गया हमारे, तो ये अनुभव क्या है, किस टाइप के लोग चाहिए, हमें पता चल जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द, अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट क्या बोलता है, सिंपल सा है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग। दो वर्ड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है सर्च करना और उनको स्टिमुलेट करना। सर्च करना मतलब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ढूंढो भाई, ढूंढो कौन लोग आपके लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। आपने ढूंढ लिए, फिर उनको जाके बोलो रे बोलो, उनको जाके उत्साह कि आ जाओ हमारे कंपनी में नौकरी के लिए काम करो। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एम्प्लॉयज को ढूंढना, फिर उनको बोलना कि हमारी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करें। तो दिस इंफॉर्मेशन जनरेट इन द प्रोसेस, इससे ये पता चल जाता है किस किस्म के लोग चाहिए, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन, हम ऐड डालते हैं ना फैक्ट्री के बाहर, नोटिस वैकेंसी, हमें इस टाइप के लोग चाहिए, कई बार इंस्टा स्टोरी डालते हैं, कोई फेसबुक में डालते हैं, वेब डिजाइनर चाहिए होता है, हमें ये आर्टिकल्स चाहिए होता है, हमें एक एजुकेटर चाहिए होता है, ये चाहिए होता है। तो ये हम वहाँ पे एडवर्टाइज करते, लोगों को बताते भाई मेरे यहाँ नौकरी खाली है, आ जाओ। और तुम्हें लगता है कि तुम इस नौकरी के हकदार हो, तुम ये नौकरी पा सकते हो, तो फिर तो और जल्दी आ जाना। तो इसे हम बोलते हैं गाइस रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, और उनको बोलना कि भाई आ जाओ नौकरी के लिए अप्लाई करो। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड ऑफ रिटर्न प्रोफाइल में बी यूज्ड, इससे सूटेबल वैकेंट सिचुएशन वैकेंट्स क्रिएट किया जाता है कि भाई इस तरीके से है। तो एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं हम कभी दरवाजे पे लगा देते हैं, ऑफिस गेट पे, या कभी ऐड दे देते हैं टीवी पे, ऐसे बहुत सारी तरीके जिसके तुम एडवर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, in fact there are large number of recruitment avenues available which would be discussed later। तो अलग अलग क्या है मैं आगे बताऊंगा किस तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बस इसमें दो चीज़ें याद रखना, दो तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसमें इस टॉपिक में जो वर्ड याद रखना है वो है रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन, वो है दो चीज़ें, एक है सर्च करना, प्रोस्पेक्टिव, याद रखना, सर्च करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, और उनको कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करना, उनको कहीं ना कहीं बोलना, उत्साहना कि भाई आ जाओ और हमारे कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करो। अब नेक्स्ट, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव। अब गाइस जो भी लोगों ने आपके ऑफिस में आके नौकरी के लिए अप्लाई किया, अब 1000 लोग, ये रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है, लोगों को बोलते हैं भाई आ जाओ नौकरी के लिए। अब जो भी लोगों ने मेरे कंपनी में आके नौकरी के लिए अप्लाई किया है, अब उनमें से जिन लोगों को
उनमें से जिन लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं या जिन लोगों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, दैट इज सिलेक्शन। उनमें से चूज करना, आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपकी सपोज आपकी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे लोग आपके पास टीचर्स के जॉब के लिए अप्लाई करने आए, तो उनमें से जो टीचर आपको बढ़िया लग रहा है, कि उनमें से जो टीचर आपको सही लगा, उनको आपने जो नौकरी दी, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। नौकरी देना, जॉब मतलब सेलेक्ट करना नौकरी के लिए, नौकरी के लिए भाई तुम मुझे सही लग रहे हो। इवन इन केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब, चॉइस स्पेस इज वेरी नैरो, कि भाई अब देखो गाइस, अब इंडिया में क्या इतना है, बहुत ही बड़े बड़े जॉब्स के लिए, सीईओ सीएफओ के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, इतने समय से करना चाहते हैं, तो चॉइस बहुत नैरो होता है, और बहुत ही वेरी नैरो, तो और बहुत ही कम से कम लोग को लेना है, तो बहुत रिगरस प्रोसेस होता है। मुझे आज भी याद है, मैंने एक कंपनी में काम किया था, तो मेरे 3 तो इंटरव्यूज़ हुए थे, उसके बाद एक, फिर उसके पहले 1-2 बेसिक राउंड्स हुए थे, एक क्वेश्चन वाला राउंड हुआ था। तो क्या है, इंडिया में जॉब पाना ईजी नहीं है, जो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग जॉब इज़ मोर डिफिकल्ट। आप लोग सोचते होंगे सर हम 12th के बाद CA कर लेंगे तो वी गेट अ गुड जॉब, यू गेट अ गुड जॉब, बट गेटिंग अ गुड जॉब इज़ ऑल्सो वेरी गुड, इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क, इस तरीके से। हाँ, तो सिलेक्शन के 2 इंपॉर्टेंस होते हैं, मैं 2 इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ। It ensures that the organization get the best among the available, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी के लिए अप्लाई करने आए, ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट से बेस्ट मिले। और दूसरा, इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम, कि भाई अब ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा क्या है कि उसको बेस्ट से बेस्ट मिलना चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा है, अरे भाई मैं तो 100-200 लोगों में से सेलेक्ट हुआ हूँ, मैं कितना बढ़िया काम करता हूँ, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन वालों ने सेलेक्ट किया है। तो इससे एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इससे एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगता है। क्लियर एंड कन्वे टू देम। द रिगरस इन्वॉल्व्स अ होस्ट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज, बहुत सारी चीज़ें होती है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या टर्म्स होते हैं, सारी चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस में। ये जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है गाइस, ये इन डेप्थ चैप्टर का हिस्सा यही है, अब आगे पढ़ा जाएगा। अब ये चीज़ याद रखना, कई लोग 4th स्टेप है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट याद कर लेते, बच्चा वो नहीं है, वो 5th है। उससे पहले एक और आता है जो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मैं पहले आपको वर्बली समझा देता हूँ। प्लेस मतलब बिठाना, स्थान ग्रहण करना। तो गाइस, जिस एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है उसके द्वारा ऑफिस का पहला दिन, जब वो वाइट शर्ट, ब्लू पैंट या ब्लैक पैंट, एक टाई के साथ, कफलिंग्स के साथ, अच्छे बाल बना के, वो आईडी कार्ड के साथ जो फर्स्ट दिन जॉब जाता है, दैट इज प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि भैया ऑफिस में लोगों से फेमिलियर कराना। जैसे नहीं होता 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान आते तो इस मिलीमीटर उसको मिलता है, पूरे स्कूल घुमाता है, कॉलेज घुमाता है, वैसे ही आपको ऑफिस में मिलता है, आओ तुझे सबसे मिलाता हूँ, या स्कूल में आते हो, आओ तुमको सबसे मिलाता हूँ। ओरिएंटेशन का मतलब होता है फेमिलियर करवाना, ब्रीफ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे कंपनी के बारे में बताया जाता है, हमारी कंपनी ये करती है, इतने सालों से स्कूल का ये सिद्धांत रहा है, ये रहा है, वो रहा है, तो ये सारी चीज़ें। Joining a job marks the beginning of socialization of employees to the workplace. The employees is giving a brief presentation about the company is introduce, कि भाई सुपीरियर से इंट्रोड्यूस कराना, भाई ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, हमारे कंपनी के बारे में जानकारी देना, कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देना। Subordinates and your colleagues, he is taken around the workplace and given the charge of the job for which he has been selected. भाई जिस चीज़ के लिए वो सेलेक्ट हुआ है उसको दिया जाता है। This process of familiarization is very crucial and may have a lasting impact to stay in, कि भाई हो सकता है कई बार पहले दिन देख के डर जाओ, भाई बॉस कैसा है, यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला नहा के नहीं आता है, तो चिल्ला चिल्ला के बात करता है, ना 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 मैं तो जाना ही नहीं इस कंपनी। तो therefore orientation is thus इंट्रोड्यूसिंग, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वन आ सकता है आपको, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट का डिफरेंस। ओरिएंटेशन इज देयरफॉर is thus introducing the selected employees to other employees and familiarizing him with the rules and policy of the organization। कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, हम उसको दूसरे एम्प्लॉय से मिला रहे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के, और हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशन है, जो भी कायदे हैं, जो भी कानून है, उससे उसको फेमिलियर भी करा रहे हैं। क्लियर 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 हैंड। और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे मैं दूसरे से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। प्लेसमेंट रिफर्स टू
refers to occupying the position, कि भाई जिस जगह के लिए या जिस नौकरी के लिए हम एम्प्लॉय को लेकर आया है वो जगह, वो नौकरी उस एम्प्लॉय के द्वारा ऑक्यूपाई होना। जो भी एम्प्लॉय या जो भी जगह के लिए हम उस एम्प्लॉय को लेकर आ रहे हैं वो जगह उस एम्प्लॉय द्वारा ऑक्यूपाई होना इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट। गाइस एक सेकंड देखने दो, इज इट ऑल गोइंग गुड? ओह 30 मिनट की गाइस, 30 मिनट्स रिकॉर्डिंग इज़ डन। मैं ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखूँगा, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है रिकॉर्ड करने में। आई होप आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखें तो अच्छा लगे। गाइस अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हो, करना हो तो कर सकते हो। साथ साथ में ज़रूर से एक फीडबैक दीजिएगा सेशन के बाद, कुछ चेंजेस करने हो क्या, क्योंकि आप जब भी आज देख लो या जब भी आप देखो तुरंत दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं इसको कल ही बनाने वाला हूँ सेम टाइम पे। मैं रिकॉर्डेड ही रखूँगा क्योंकि रिकॉर्डेड में चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट पीपल सीक इज नॉट सिंपली अ जॉब बट अ करियर। लोग नौकरी के लिए कोई सिर्फ एक कंपनी ज्वाइन नहीं करते, बट एक करियर के लिए। हर कोई यही चाहता है, एवरीवन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज टू द टॉप। हर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में गाइस ऊपर बढ़ना चाहता है, हर कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच एन अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज लर्निंग। एम्प्लॉयज लर्निंग का इधर मतलब है लर्न करना, ट्रेन करना, चीज़ें सिखाना। Organization have either in-house training centers or forge alliances with training and education institution, कि भाई बहुत सारे ट्रेनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप कर लेता है जो अपने उनके एम्प्लॉयज़ को सिखाते हैं। The organization too benefits in turn if the employees motivated is high, देयर कॉम्पिटेंस आर स्ट्रेंथन। अब गाइस सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हो, उनका मोटिवेशन हाई होगा, वो नई चीज़ें सीखेंगे, उसका स्किल्स बेटर होगा, वो बेटर परफॉर्म करेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे और इससे वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल के टूवर्ड अच्छे से काम करते जाएंगे और बढ़िया बनते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आज मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ तो उस कंपनी गाइस दे गिव अस सब ट्रेनिंग, वो हमको स्किल्स सिखाती है, सब चीज़ें बढ़िया करती है जिससे हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर अपने लाइफ में ट्रेन नहीं करेंगे, खुद को बेटर नहीं बनेंगे तो आगे कैसे बनेंगे? वी नीड टू गेट ट्रेन अवर सेल्फ। हम अपने आप को जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। As discussed earlier, in most organization there is a separate HRD which take care, तो ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी नहीं, ये जो डिलीटेड है तो क्यों पढ़ेंगे। बट क्या है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में और सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें 3 चीज़ें और हैं। एक है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, और एक है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और लास्ट है गाइस हमारा कंपनसेशन। गाइस अब मैं आपको समझाने जाता हूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल। After the employee have undergone a period of training, they have to be on the job for some time. अब गाइस हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉय को रख रहे हो, सिर्फ एम्प्लॉय को रखने से थोड़ी ना कुछ होगा। जिस एम्प्लॉय को हमने नौकरी पे रखा है, क्या हमें ऐसा नहीं लगता उस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हमें इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है? उस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक करने की ज़रूरत है, क्या वो एम्प्लॉय ढंग से सही तरीके से अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। वी नीड टू चेक द परफॉर्मेंस, राइट। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चेक करना टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव सम फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स टू appraise their employees performance. Performance appraisal means, वापस से रेड हाईलाइटर लाना पड़ेगा। Performance appraisal means evaluating an employee's current or past performance as against certain predetermined standards। कि भाई चेक करो आपने जिस एम्प्लॉयज़ को जिस काम के लिए लेकर आए हो, क्या वो काम एम्प्लॉय अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें चेक करना कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जिस भी टास्क या जिस भी काम के लिए लेकर आए हैं, जिस भी काम वो काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं। The employee is expected to know what the standards are and the superior। guys आपको एक बेंचमार्क दिया हुआ है कि बेटा तेरे को 1 महीने के अंदर 100 यूनिट्स बनाने दे दिया। अब आपने 1 महीने बाद जितने यूनिट्स बनाए, अगर आपने 100 बना दिए तो वाह वेरी गुड 90 बनाए भैया, ये कारण था, तो कुछ दिन आलस था, ऐसा था वैसा था। तो प्रॉपर फीडबैक देना भी ज़रूरी है। हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छा फीडबैक देना ज़रूरी है। Therefore will include defining the job, तो इसलिए include define appraising performance and providing feedback। तो सिर्फ लोगों को नौकरी बताना ज़रूरी नहीं है,
ठीक है। द परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स डिफाइनिंग द जॉब, कि भाई तेरा ऐसा काम था, परफॉर्मेंस को चेक करना और प्रोवाइड करना, कि भाई आपके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और चेक करना कि भाई सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। वी नीड टू चेक अवर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड वी इवन नीड टू प्रोवाइड देम सम काइंड ऑफ फीडबैक। नेक्स्ट, it's become necessary for all the organization to address career related issues and promotional evaluation। guys, हर किसी एम्प्लॉय को, जब मैंने आप बताया ना, वो दे don't join an organization for a job, every employees join an organization of some career, कि भाई मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे करियर में ऐसा कुछ करना है, मुझे ऐसा कुछ अचीव करना है। हर कोई इंसान एक करियर चाहता है, एक सपना होता है। कोई, मेरा भी एक सपना है कि लाइफ में ऐसा कुछ बनूं, मेरा एक सपना है कि मैं बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनूं, मैं उस सपने के लिए काम करता हूँ, इन्वेस्ट इन सम स्टॉक्स। तो एक सपना होता है। तो गाइस, जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपका भी एक सपना है कि यार मैं एक लॉन्ग टर्म इस कंपनी में इस पोजीशन पे रहूँ, मैं ऐसा काम करूँ, वैसा काम करूँ। एवरीवन हैव अ विजन। It become necessary for all the organization to address career related issues and promotional avenues for the employees, कि भाई तुम कहाँ आगे बढ़ सकते हो, कैसे बढ़ सकते हो, इस चीज़ें। Managers need to design activities to serve employees long term interest. They must encourage employees to grow and realize their full potential, कि भाई हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते रहना है, चीज़ें सिखाते रहनी है जिससे वो आगे बढ़े। क्यों? बिकॉज वी नीड टू ग्रो दैम, क्योंकि एक एम्प्लॉय जितना ज़्यादा ग्रो करेगा, एक एम्प्लॉय जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा ना, उससे ऑर्गेनाइजेशन को गाइस उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। प्रमोशन आर देयरफॉर एन इंटीग्रल पार्ट। बहुत इंटीग्रल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और पीपल करियर। कोई भी मोटिवेट होता है जब दस रिफर्स टू, अब इसका मतलब होता है दे रिफर्स टू बीइंग प्लेस्ड इन अ पोजीशन ऑफ इंक्रीज। जैसे गाइस, आप किसी इंसान को एक ऊपर ओहदे पे डालते हो तो उसका प्रमोशन होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जैसे मैं, मेरे शादी से पहले एक नॉर्मल इंसान था, शादी होने के बाद अब मेरे पास जिम्मेदारी है एक और जन की। अब अगर आगे जाके इफ़ आई बिकम अ डैड तो एक और जिम्मेदारी, तो प्रमोशन होता है। ये ओहदा जब बढ़ता जाता है ना इंसान का, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का, जैसे जैसे आपके पोजीशंस बढ़ते हैं ना, इस पोजीशन के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। ऑल्दो आपकी पावर्स भी बढ़ेगी, पर मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। दे यूजुअली मीन्स मोर पे कंपनस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, पे भी बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और देखो यार, जब जिम्मेदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हो तो एक सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ हमने लाइफ में कुछ किया, हमने लाइफ में कुछ अचीव किया। क्लियर है गाइस? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब गाइस, ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टैब्लिश वेज एंड सैलरी प्लान। गाइस देखो, कोई भी एम्प्लॉय फ्री में काम नहीं करता, हर किसी को कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, एक रिवॉर्ड चाहिए काम करने के लिए। There are various way to prepare different pay plans depending on the worth of the job. डिपेंड करता है, किसी में मंथली मिलता है, किसी में डेली मिलता है, किसी में ईयरली मिलता है, डिपेंड करता है। बेसिकली द प्राइस और नीड्स टू बी डिटरमाइंड, कि भाई काम की कीमत क्या है। ये जब हम काम करते हैं, इस काम की हमें कीमत क्या है। जैसे कई शहरों में दिहाड़ी एक दिन का काम करेगा 500 रुपये मिलता है, कई जगह 700 मिलता है, कई जगह 1000 मिलता है, कुछ काम में 200 रुपये मिलता है। तो ये compensation therefore refers to the all form of pay or reward going to employees। employees को हम क्या पैसा दे रहे हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस, डायरेक्टली पैसा दे सकते हो जैसे कि वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, ये सब। या इनडायरेक्टली कि भाई देखो तुमको पैसे तो दे ही जाओ, साथ साथ में तुमको एक गाड़ी दे देता हूँ, तुमको साथ साथ में एक छुट्टी दे देता हूँ, तुम्हें साथ साथ में तुम्हारे फैमिली का मैं इंश्योरेंस करा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी कई बार दे सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन। अब डायरेक्ट फाइनेंशियल, ये गाइस इस चीज़ें आ सकती है। व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। इट्स कैन बी अ 2 मार्क क्वेश्चन, सब कहीं नहीं पढ़े होंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, पर लिखने के लैंग्वेज की बात है। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज टाइम बेस्ड, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। अ टाइम बेस्ड प्लान मीन्स सैलरी एंड वेजेस आर पेड आइदर डेली, वीकली, मंथली और एनुअली। यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दे रहे हैं या तो रोजाना के बेसिस पे, या हफ्तों के बेसिस पे, या मंथली एनुअली। और दूसरा होता है परफॉर्मेंस प्लेस प्लान मीन्स सैलरी वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। मतलब आप जितना ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज़्यादा गुड्स बनाओगे ज़्यादा पैसा, कम गुड्स बनाओगे कम पैसा। जितने ज़्यादा आप यूनिट्स बनाते जाओगे, जितने ज़्यादा आप गुड्स बनाते जाओगे गाइस, हमें उतना ही ज़्यादा पैसा मिलने वाला है।
For example, a worker may be paid according to the numbers of units produced by him or her. There are many methods to calculate the compensation under the various incentive plans. कि भाई compensation calculate करने के अलग अलग तरीके हैं. Certain pay plan can be created which are combination. अब कई जगह होता है कि फिक्स इतना पैसा भी मिल जाता है जिसमें टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड दोनों हो सकता है. क्या कई कई जगह ऐसा भी है कि टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड दोनों हो सकता है. तो वेरियस प्लान्स में बी फॉर्मुलेटेड फॉर पेइंग एम्प्लॉयज टाइम बेस्ड वेजेस और सैलरी एज वेल एज परफॉर्मेंस बेस्ड, क्योंकि टाइम बेस्ड और दोनों बेसिस पे किया जा सकता है. और पैसे देते वक्त लेबर लॉ वगैरह फॉलो करना है, ये सब चीज़ें ठीक है. अब एक्सपेक्ट ऑफ स्टाफिंग क्या है? हाँ. अब गाइस अब हम शुरू करेंगे एक्सपेक्ट ऑफ स्टाफिंग जैसे रिक्रूटमेंट. अब हमारा इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है. अब मेरे पास 1 मिनट में देख लेता हूँ कितना टाइम बचा है इस वीडियो में. ओके गाइस, वी हैव 20-25 मिनट्स. तो हम रिक्रूटमेंट को जितना हो सके ख़त्म करते हैं. कल फिर हम लोग सिलेक्शन और ट्रेनिंग खत्म करेंगे. 2 दिन मैंने स्टाफिंग को दिया है, तो 2 दिन में हम लोग को लगभग देखते हैं कितना हो जाता है. ठीक है. अब रिक्रूटमेंट का मतलब मैं बता दिया, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स और उनको बोलना भाई कि आ जाओ नौकरी के लिए अप्लाई करो. The process of searching possible prospective employees and stimulating them. ढूंढो और उनको बोलो भैया नौकरी के लिए अप्लाई करोगे, मेरा नौकरी के लिए अप्लाई करो. मतलब ऐसे उत्साह देना, अरे ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे कंपनी में नौकरी करो, ये पाओगे, ये वो. उनको स्टिमुलेट करना, उनको उत्साहना कि भाई आओ और मेरे कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करो. ठीक है. अब एडवर्टाइजमेंट इज कॉमनली पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस थ्रू सेवरल मीन्स. टू न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, एड टीवी से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. कैंपस इंटरव्यू, 3 इडियट्स टाइप, जॉब सेंटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें. पब्लिक बहुत सारे ऐसे जॉब की वो आती है, बुक मैगजीन्स भी आती है, कहीं भी आप कर सकते हो. अब सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अब गाइस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़. हाँ, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू attract potential employees with the necessary characteristics और qualification. कि हमें potential employees को attract करना है कि भाई आजा मेरे कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर. In the educate number for the job. कहीं देखो जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना तो ऑप्शन अच्छा होता है. अच्छा यार 100 लोगों में से 2 को सिलेक्ट करना, 10 में से 2 को सिलेक्ट करने में मज़ा कम आएगा. 100 में से अच्छा है. It locates available people for the job and invite them कि भाई आ जाओ हमारी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करो. The process of recruitment precedes the process of selection. Precedes का मतलब क्या होता है कि रिक्रूट ऐसा आ सकता है. Which step precedes the steps of selection? तो कई लोग लिख देते हैं प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, कई लोग तो महान सीधा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी लिख देते हैं. प्रीसीड्स का मतलब है पहले, सिलेक्शन से पहले क्या आता है? रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट सीक्स टू अट्रैक्ट सुटेबल एप्लीकेंट. ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे 1 सेकेंड, इरेजर लाओ. हाँ. The recruitment precedes the process of selection of candidates for the given position for the inner organization. Recruitment seeks to attract suitable applicants कि भाई अप्लाई करो. The various activities, हाँ ये है कि भाई किस तरीके से लेकर आते. रिक्रूटमेंट होता कैसे? 4 स्टेप्स है. ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई. क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई कि कहाँ से आप लाओगे. असेसमेंट ऑफ द वैलिडिटी कि भाई यहाँ से लेने में कब तक एम्प्लॉय टिकेगा. ठीक है, अलग अलग तरीके हैं उससे एम्प्लॉयज़ लाने के लिए, कितने टाइम तक टिकेगा, यहाँ से सही होता है कि नहीं होता. फिर उसमें से किसी एक में चूज़ करना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दूंगा तो सबसे बढ़िया है. एंड फिर उसके बाद एडवर्टाइज दे दिया, फिर आ जाओ इन्विटेशन ओपन है, आ जाओ नौकरी के लिए अप्लाई करो. फर्स्ट 2 स्टेप्स सब भूल जाते हैं कि अलग अलग सोर्सेज देखना और उनको असेस करना. 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें. हम अलग अलग जो तरीके हैं उनको देख रहे हैं और असेस कर रहे हैं कि भाई ये तरीके सही है कि नहीं. क्या हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं और हम असेस कर रहे हैं कि ये तरीके सही है कि नहीं. क्लियर गाइस? क्लियर गाइस? क्लियर गाइस? क्लियर है? क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? चलो
अब नेक्स्ट है इंटरनल सोर्स. देयर आर टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, नेमली ट्रांसफर. अब गाइस दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल. मतलब गाइस ये है घर के अंदर ही अंदर लोगों को ला रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही अंदर से लोगों को ला रहे हैं, दैट इज इंटरनल. और अगर ये हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, क्या बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल. तो सबसे पहले इंटरनल पढ़ते हैं, उसमें ट्रांसफर. इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. मतलब भाई तू प्रोडक्शन की जगह परचेज कर ले, या तू ये काम की जगह, या एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट, एक नाइट शिफ्ट से तू मॉर्निंग शिफ्ट पे चले जा, विदाउट सब्सटैंशियल चेंज इन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं अपने एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी, स्टेटस, औहदे पे ज़्यादा बदलाव नहीं कर रहा, उसके पावर्स वगैरह पे ज़्यादा. दिल्ली की जगह तुमको बॉम्बे भेज दिया, चेन्नई की जगह कलकत्ता भेज दिया, सुबह की जगह रात को भेज दिया, प्रोडक्शन की जगह परचेज में भेज दिया, तुम काम वही कर रहे हो लगभग, पावर्स वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं हुई है. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी. ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसी विथ फ्रॉम ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट टू अंडर स्टाफ. कि भाई जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र. अब इट्स कॉल एन हॉरिजॉन्टल. इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं गाइस? क्योंकि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे इंसान जा रहा है, कि भाई प्रोडक्शन से मैं परचेज पे जा रहा हूँ. और हॉरिजॉन्टल में गाइस यहाँ पे स्टेटस, अथॉरिटी चेंज नहीं होती है. उसके पास जो स्टेटस है, जो उसकी अथॉरिटीज़ है, वो सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है. जॉब ट्रांसफर अवॉइडिंग. अब गाइस कई बार ये हेल्प भी करता है. शॉर्टेज इन वन ब्रांच. देखो, शॉर्टेज ऑफ सूटेबल इन वन ब्रांच इन अदर डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट में जो शॉर्टेज है वो हम उसको दूसरे डिपार्टमेंट से फिल कर सकते हैं. जॉब ट्रांसफ़र आ हेल्पफुल. कि भाई अब ट्रांसफ़र करने का पता है एक तरीका. ट्रांसफ़र का एक फ़ायदा क्या है कि देख, या तो तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जा, या तो टाटा बाय बाय. या मैं बोलता हूँ सर मेरा ट्रांसफ़र कर दो, ये बॉस परेशान कर रहा है सर, रात को फ़ोन करता है, सुबह फ़ोन करता है, 11 बजे तक ऑफिस मेरा काम करवाता है, सुबह 6 बजे बुला देता है, सर ज़िंदगी ख़राब कर दी है सर, दूसरे बॉस कहीं भी ट्रांसफ़र कर दो, पर यहाँ नहीं. अगर आपको ऊपर के लेवल के साथ कोई प्रॉब्लम है तो ये ट्रांसफ़र आपकी हेल्प कर सकता है. At the time of transfer, ensure that the employees to be transferred is capable. हाँ, ऐसा नहीं कि आपको प्रोडक्शन से परचेस में कर दिया, भाई कर ही लेता, भाई आना चाहिए, उसको कुछ पता ही नहीं है और आप उसको भेज रहे हो तो गलत बात. हमें एम्प्लॉयज़ को वही काम करवाना चाहिए जो हमें लगता है कि एम्प्लॉय से ये काम हो जाएगा, नहीं होगा तो ना करो. At the time, it should be ensured that the employees is on a job is capable of performing. Transfer can be used for training of employees for learning different job. Guys, अब एक इंसान को हम प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ कुछ टाइम पे अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को नई नई चीज़ें सिखा पा रहे हैं, उससे ट्रेन हो रहा है, नई चीज़ें सीख रहा है, तो लर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है. अब नेक्स्ट है प्रमोशन. बिजनेस एंटरप्राइजेज जनरली फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ फिलिंग बाय प्रमोटिंग. कि भाई नीचे वाले को ऊपर ले आओ, ऊपर वाले को और ऊपर ले आओ. ये प्रमोशन से हम ऊपर के ऊपर लेवल पे जब शिफ्ट करते हैं तो गाइस देखो, जब इंसान का प्रमोशन होता है तो पहले ही मैं बताया, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ेगी, उसके पावर्स बढ़ेंगे, उसके स्टेटस बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ेगी, सब चीज़ें, तो ये ऊपर जा रहे ऊपर. जब हम रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रमोशन इज अ वर्टिकल शिफ्ट. तो प्रमोशन और ट्रांसफर में आपको दो डिफरेंस लिख सकते हो. प्रमोशन पहले डेफिनेशन लिख लो कि प्रमोशन, ट्रांसफर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट चेंज. प्रमोशन में ऊपर, ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल, प्रमोशन वर्टिकल. प्रमोशन में स्टेटस बढ़ता है, ट्रांसफर में नहीं बढ़ता है. ऐसे दो तीन चीज़ें आप लिख सकते हो. ठीक है. इट हैड अ ग्रेटर. अब गाइस किसी भी एम्प्लॉय का अगर प्रमोशन होता है तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, उसको खुशी मिलता है, अरे मैं तो ऊपर आ गया, मैं मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गया, मैं ऑपरेशनल लेवल से मिडिल लेवल पे आ गया. तो अब जब ऊपर लेवल पे जाते हैं तो खुशी ज़रूर मिलती है, अच्छा ज़रूर लगता है. और ये नीचे से ऊपर जाते तो उसके नीचे वाला ऊपर जाता है. तो प्रमोशन इज़ अ वर्टिकल. यहाँ पे स्टेटस बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और एक अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी आती है. जनरली फॉलो द फिलिंग हायर जॉब्स बाय प्रमोटिंग फ्रॉम लोअर जॉब. प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉयज टू अ हायर पोजिशन, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटी, स्टेटस एंड पे. दिस प्रैक्टिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मोटिवेशन, लॉयल्टी. हम किसी को प्रमोट करते हैं, कोई अच्छा अहदा देते हैं तो यार उसकी लॉयल्टी भी मिलती है, खुशी भी होती है. इट हैज़ अ ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं. चलो अब नेक्स्ट है व्हाट आर द मेरिट्स. अब दो टॉपिक मैं कराऊंगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स. फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. एम्प्लॉयज आर, अब गाइस
एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब अगर हम एम्प्लॉयज़ को ऊपर के लेवल पे भेज रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होगा कि नहीं, वो अच्छे से काम करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस एम्प्लॉय वर्क विथ कमिटमेंट एंड लॉयल्टी एंड रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। एम्प्लॉयज़ मेहनत से मन लगा के काम करेगा और खुश भी रहेगा। ऑल्सो पीस प्रिवेल्स इन द एंटरप्राइज बिकॉज खुश होगा, मोटिवेटेड होगा और अच्छे से काम करेगा। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। गाइज देखो, अंदर ही अंदर अगर लोगों को लाना है तो खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने ही लोग हैं, सिलेक्शन प्लेसमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो उनको इवैल्यूएट करना, चेक करना, उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत सस्ता होता है। इट्स इकोनॉमिकल। ये आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट डाउन टू मेरिट्स ऑफ द सोर्स विच इज इकोनॉमिकल। तो ये मत लिख देना इंटरनल रिक्रूटमेंट और इंटरनल रिक्रूटमेंट इकोनॉमिकल, ऐसे मत लिखना। आप दूसरे दो लिखना, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मोटिवेशन एम्प्लॉयज, इट हेल्प्स इन शिफ्टिंग फ्रॉम अंडर स्टाफ टू ओवर स्टाफ, इट इज अ लेस कॉस्ट, ऐसा टाइम लेस टाइम कंज्यूमिंग, वो सेम मत लिख देना। ऑलरेडी वर्किंग एंड बी वैल्यूड, दिस इज मोर रिलायबल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। This is more reliable way of recruitment since the candidates are already known to the organization. ये इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि जिस एम्प्लॉयज़ को हम लेके जा रहे हैं, जिस एम्प्लॉयज़ को हम चेक कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जानते हैं, वो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली काम कर रहे हैं। ट्रांसफर इज अ टूल, मैंने आपको बताया ना, ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। प्रोडक्शन से परचेस, सेल्स से मार्केटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट शिफ्ट कर रहे हो तो हम उसको हायर जॉब के लिए कैसे, कुछ टाइम के लिए उसको प्रोडक्शन में काम कराया, फिर परचेस, फिर सेल्स और मार्केटिंग। जब उसको सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज आ गई तो अब उसको हम नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? अगर हमारे एम्प्लॉय को गाइस सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज आ गई तो नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अब ट्रांसफ़र ये वाला बता चुका हूँ। ट्रांसफ़र हैज़ द बेनिफिट, भाई एक डिपार्टमेंट में 150 है, एक में 50 है, तो दोनों में 100 करने हैं, तो भाई 50 एक में ट्रांसफ़र कर दो। बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्क फ्लोज फ्रॉम एज, तो इससे शॉर्टेज हम शॉर्ट कर देते हैं। फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर। क्या है? चीपर है। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई और ये है चीपर, ठीक है, एकदम सिंपल है। पांचों ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ता है क्योंकि भाई ऊपर लेवल पे जाएंगे तो अच्छे से काम करेंगे। सिंप्लीफाई क्योंकि एग्जिस्टिंग है और रिलायबल है, हम ऑलरेडी उनको जानते हैं। ट्रांसफ़र एक टूल होता है एज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, और अंडर स्टाफ से वो स्टाफ में हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब लास्ट है व्हाट आर द लिमिटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेड हाईलाइट मारेंगे इसको, आ जाओ। When vacancies are full, थ्री इंटरनल स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट, नए लोगों को आने नहीं देंगे। हमारे यहाँ A+ वाले खून वाले लोग हैं तो A+ वाले, कोई B+ O+ नहीं आएगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, जैसा हो रहा है होने दो। एंड कंप्लीट रिलायंस की कोई भी नया नहीं आएगा, ठीक है, हाँ, कोई नया नहीं आएगा। इन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। वे स्टॉपिंग इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड विथ सोर्स ऑफ फाइनेंस, स्टॉप इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, तो दैट इज इन इंटरनल, कोई भी नया वाला नहीं आएगा, जो एग्जिस्टिंग है उसी में ही। द एम्प्लॉयज में बिकम लथार्जिक, आलसी हो जाएंगे, अरे अभी क्या काम करना है, कुछ टाइम बाद तो प्रमोशन मिल ही जाएगा, एक नहीं तो दो नहीं तो 3, आज 2, ठीक है। अब गाइस क्या लड़ना है, तो सेकेंड और फोर्थ पॉइंट लिंक है गाइस, क्या लड़ाई झगड़ा है, आज तू प्रमोट हो जा, नेक्स्ट ईयर B तू हो जाना, थर्ड ईयर मैं हो जाऊंगा। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन भी खत्म। गाइस 3 पॉइंट्स क्लियर है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, कोई भी नए ब्लड को, नए टैलेंट को, नए सोच वाले, नई पीढ़ी के लोग नहीं आ सकते, जैसा चल रहा है चलने दो। अब एम्प्लॉय बोलेंगे आलसी हो जाएंगे, कभी ना कभी तो प्रमोशन मिलना ही है, कुछ टाइम बाद तो प्रमोशन आ ही जाएगा। अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स, कोई नई एंटरप्राइज कभी यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसका जो लाइट पंखा ही है, एम्प्लॉय तो है नहीं। नई ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एम्प्लॉयज तो लाने पड़ेंगे, तो नई ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू नहीं कर सकती। और लास्ट पॉइंट है, मैं एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह, वो काम नहीं किया, वापस चलो शिफ्ट करो, ऐसा काम करना चाहिए, चलो शिफ्ट करो। अरे काम करने जगह ट्रांसफर करोगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी कि नहीं? कि सर 4 दिन BST पढ़ा रहे हो, अब 4 दिन अकाउंट्स पढ़ाओ, फिर 4 दिन इंग्लिश पढ़ाओ, 4 दिन मैथ्स पढ़ाओ। ऐसे बार बार अगर काम चेंज करोगे, जगह चेंज करोगे, तो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज की रिड्यूस होती है।
तो गाइस इसी के साथ इंटरनल हमने ख़त्म किया। यहाँ तक प्लीज़ गाइस जब सेकंड वीडियो देखो तो प्लीज़ पहले फर्स्ट ज़रूर देखिएगा। हम पूरी एनसीईआरटी को लगभग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस मैं डेप्थ में अगर आपको पढ़ना हो तो अपन अकाडमी में मेरे से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जो वीडियो को 25, 26, 27 तारीख को देख रहा है उनके लिए ऑफर है 300 रुपये में 10%, 20% डिस्काउंट है। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे 200, 250 रुपये कुछ लग रहा है। आ जाओ, कोड लगाना तो ग्रीश10 लगा लेना। और गाइस ज़रूर फीडबैक देना कैसा लग रहा है। मैं रिकॉर्डेड ही रखूँगा ताकि आप लोग को मज़ा आए। पहले 1-2 चैप्टर रिकॉर्डेड रखूँगा ताकि मज़ा आए, आप अपने हिसाब से देख सको। फिर अगर आपकी इच्छा होगी कमेंट्स में आएंगे सर वी वांट लाइव, तो वी गो लाइव। आप बता देना रिकॉर्डेड इज़ गुड और यू गाइस वांट लाइव, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और होप इसके साथ हमने बहुत सारे टॉपिक्स खत्म किया। आज फर्स्ट सेशन था, इतना ही रखते हैं। कल से हम शुरू करेंगे एक्सटर्नल सोर्स। कल हम करेंगे एक्सटर्नल सोर्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, फिर सिलेक्शन का प्रोसेस और ट्रेनिंग के 3 चीज़ें। तो कल हमारा 1 घंटे में लगभग हो जाएगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही रखते गाइस आज के लिए, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नया चैनल, सब्सक्रिप्शन की बहुत अब आपके सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करना, उसको स्प्रेड करना, फ्री है, फ्री कंटेंट है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। जितना चाहे उतना प्रमोट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, कल ही होगा इसका नेक्स्ट क्लास। कल आपको नया सेशन, हर रोज़ 1 दिन में एक वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।